हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, सगर्भता एवं अपरा। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, अपरा या आवल प्लेसेंटा को बोलते हैं। इनका निर्माण यानी प्रेगनेंसी कैसे मतलब प्रेगनेंसी कैसे परफॉर्म होती है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सीखते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना। ये लगभग तीसरे सप्ताह की बात है। तो थर्ड वीक की बात है। जो माता के गर्भाशय की वाल होती है, माता के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण हो जाता है। रोपण आपकी प्राथमिक रसांकुर करती हैं। प्राथमिक रसांकुर, प्राइमरी विलाई यानी अंगुली आपकी जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली जैसी होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दीवार में धस जाती है, प्राइमरी विलाई द्वारा होता है। अब होता क्या है कि जो गर्भाशय की वॉल होती है वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालकर वो आपकी जो आपके कोस्की ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, कोस्की ट्रोफोब्लास्ट के अंदर तक हिल जाती है। और इस समय जो आपका बच्चा होगा, बच्चे का एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस्ट होगा, उसकी जो अंदर का मटेरियल होगा बोलेंगे कोरियान। ठीक, तो कोरियान तक आपकी कोस्की ट्रोफोब्लास्ट उसके अंदर होगा ना, उसका मटेरियल कोरियान कहलाएगा। वहां तक आपकी जो लेयर्स होंगी वो अंदर तक घुसेंगी। जिसे द्वितीय प्रांकुर भी कहते हैं, रसांकुर सॉरी। तो हम कहेंगे जो आपकी कोस्की ट्रोफोब्लास्ट है, कोस्की ट्रोफोब्लास्ट ठीक, ये आप पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हो। आपके ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर बनाती थी, सिंसाइसियल अस्तर और कोस्की ट्रोफोब्लास्ट। जबकि कोस्की ट्रोफोब्लास्ट हैं कि प्रवर्ध अर्थात कि प्रवर्ध में जरायु जिसे अर्थात कोरियन। अभी हम कोरियन के बारे में आपको बताते हैं। कोरियन की मीजोडर्मी आपकी मीजोडर्मी कोशिकाओं से मीजोडर्मी कोशिकाएं घुस जाती हैं। कोरियन मतलब जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होगा उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा दैट इज कोरियन। ठीक है, कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्ध में जरायु अर्थात कोरियन की मेजोडर्मी में लेयर पढ़ोगे आप, एक्टोडर्मी, मेजोडर्मी, एंडोडर्मी। तो मेजोडर्मी जो लेयर होगी, मेजोडर्मी कोशिकाएं घुसी होती हैं। कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट इनर सेलुलर मास जो आपने पढ़ा था। ठीक है, आपकी दो लेयर्स बनी थी यार ट्रोफोब्लास्ट आपकी, कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट सॉरी कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेलुलर मास नहीं कहते, सॉरी माफ करना, इसे बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। आपकी दो लेयर ट्रोफोब्लास्ट बनाते थे, पिछले क्या पढ़ा था, एक बहुकेंद्रीय सिंसाइसियल, दूसरी कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट। अब लगभग थर्ड वीक तक, तीसरे सप्ताह तक ही आपका जो मेजोडर्म होगा, मेजोडर्मी कोशिका, मेजोडर्मी ओके, मेजोडर्मी कोशिका आपकी रुधिर नलिका का फॉर्मेशन भी कर देती है।
आपकी जो रुधिर नलिका होती है ये कहाँ से बनी? मेजोटर्मी। अब रुधिर नलिका की जरूरत क्यों है? अब बताओ, जो रुधिर नलिका होंगी उससे आपके जो ग्लूकोज होंगी, साथ साथ ब्लड की सप्लाई होगी। ब्लड की सप्लाई हुई तो मतलब सब कुछ सप्लाई हो गई, क्योंकि बॉडी में जो भी सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू होती है, तो ब्लड यहाँ पर पहुँचना इम्पॉर्टेंट है। तो कहते हैं रुधिर कोशिकाओं का विकास होता है। रुधिर कोशिका यानी ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का निर्माण होता है, निर्माण होता। कैपिलरी आपकी पाइप होती है जो कि बहुत पतली पाइप होती है। आप ब्लड में त्वचित आर्टरी पढ़ेंगे, वेसल पढ़ेंगे, आर्टरी वेन, सॉरी आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। इसमें आपकी जो कैपिलरी होती है सबसे पतली पाइप होती है। अब इसके बाद कहते हैं आपकी द्वितीय रसांकुर, मान ली सेकेंडरी आपकी विलायें निकलेंगी जो भ्रूण के जो आपका भ्रूण होगा उसके अंदर तक जाके घुस जाएंगी अंदर तक, क्योंकि देखो जो आपका भ्रूण होगा, भ्रूण, ठीक, ये भ्रूण है और माता के गर्भ में से जाना है, तो इसने क्या किया, माता के गर्भ में ऐसे विलायें निकाल के धंस गई। अब जो गर्भाशय होगी वो भी इसके अंदर तक घुसकर इसके चारों तरफ तक कवर कर लेगी ताकि ये गिरने न पाए। नहीं ऐसा हुआ गिर गया तो फिर कैसा खत्म बच्चे का काहे का विकास, ठीक। अब जब मेसोडर्म कोशिकाएं रुधिर कोशिका ब्लड कैपिलरी का फॉर्मेशन करती हैं और बाद में आपका भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से संबंधित हो जाता है, परिसंचरण तंत्र से संबंध आपका स्थापित, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे आपका संबंध स्थापित हुआ ताकि सारी चीज़ें आपके पास बच्चे के पास पहुंच सके। इस प्रकार आपकी फाइनली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान रखना, फाइनली प्लेसेंटा अफरा का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। कहते हैं अब एक अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, नाभिरज्जु, नाभिरज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपकी नाभि से जुड़ती है। नाभिरज्जु है ही नाभि से जुड़ती है ताकि भ्रूण को भोज्य पदार्थ, वो भी डाइजेस्टेड भोज्य पदार्थ, क्योंकि इसमें औकात तो है नहीं कि भोजन को डाइजेस्ट कर सके, तो डायरेक्ट भ्रूण को न्यूट्रिशन मिले, भ्रूण को पोषण मिल सके, मेजर इसका काम ही होता है। तो ये प्लेसेंटा थे, प्लेसेंटा का फाइनली फॉर्मेशन हुआ। एक बार प्लेसेंटा के फॉर्मेशन फिर देखते हैं। थर्ड वीक तक माता के दीवार से कुछ आपकी प्राइमरी विलायें निकालती हैं जो बच्चे के भ्रूण तक धंस जाती हैं, और कुछ का ट्रोफोप्लास्ट जो आपकी ये होती है प्रवर्ध, ये आपके कोरियन या मेसोडर्म, कोरियन की मेसोडर्म तक आपकी घुसी होती हैं। तीसरा मेसोडर्म की लेयर ही आपकी रुधिर कोशिका ब्लड कैपिलरी का फॉर्मेशन करती हैं और फाइनली प्लेसेंटा का निर्माण होता है। आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड एक बनती है जो नाभि से जुड़ती है, जो बच्चे या भ्रूण को पोषण देने में सक्षम होती है। अब प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा आपका जो हार्मोन्स निकालता है उनके बाद प्लेसेंटल हार्मोन, ठीक, जो आपका प्लेसेंटा, कहते हैं प्लेसेंटा जो आपकी हार्मोन निकालती है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला आप स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयड, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन आपके दो आते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का सामना आपका पहले से हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना प्लेसेंटा जब प्रोजेस्टेरोन वहाँ आपकी कार्पस ल्यूटियम निकाल देती है, यहाँ पर आपका प्लेसेंटा निकाल रहा है, ध्यान रखना।
प्लेसेंटा। और प्रोटीनियस हार्मोन, आपकी प्रोटीन हार्मोन भी निकलती हैं, प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन आपकी दो हैं, HCG, आपकी दूसरी है HPS, ठीक। HCG को बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPS को बोलते हैं ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन सोमैटो के बाद यहाँ पर आपका है मैमोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। दो आपके हार्मोन, ये आपके प्रोटीनियस हार्मोन हो गए, और दो आपके हो गए स्टेरॉयडल हार्मोन। टोटल 4 हार्मोन निकालता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज जो आपकी प्रोजेस्टेरॉन होती है, ये को पता है एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन रखती है। प्रोजेस्टेरॉन जब तक रहेगा तब तक बच्चा दीवार सटा रहेगा, एंड अदर बच्चा आपका बाहर। और दूसरी चीज ध्यान रखना, आपकी कॉर्पस ल्यूटियम भी हार्मोन निकालती थी प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मदद करता है बच्चे के इम्प्लांटेशन में, ठीक है। अब बात आती है कभी कभी कि आपकी जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम है ये ओवरी के अंदर होती है। ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय के अंदर आपका कार्पस होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक। यही निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। मैंने पहले बता दिया प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा आपका मेजर पार्ट होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में। अब देखो, अगर इनिशियल में यानी 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का सक्रिय होना जरूरी है। अब कहते हैं यानी 6 महीने तक कार्पस ल्यूटियम सक्रिय होना मतलब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन जरूर निकाले। अगर 6 महीने तक ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकालेगा, बच्चा का आपका बाहर निकल जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल झड़ जाएगी, क्योंकि 6 महीने तक प्रॉपर आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तीसरे सप्ताह के लास्ट तक ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। फाइनली जो प्लेसेंटा मेन अपना वर्क प्रदान करना स्टार्ट करता है वो 6 सप्ताह के बाद। अगर 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 6 सप्ताह तक आपने ओवरी कार्ड निकाल दिया, ओवरीकोटॉमी, ठीक है। ओवरियो मतलब ओवरी, अंडाशय, टॉमी मतलब काट कर निकालना। यानी यदि ओवरी को काट कर निकाल दिया, अगर ओवरी को काट के आपने 6 सप्ताह तक ओवरी को काट के निकाल दिया, यानी कार्पस ल्यूटियम को निकाल दिया, कार्पस ल्यूटियम को निकाल दिया। अगर कार्पस ल्यूटियम को निकाल दिया यानी तुरंत आपका गर्भपतन हो जाएगा, यानी तुरंत आपका गर्भ बाहर निकल जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। अगर ये आपने 6 सप्ताह तक या 6 सप्ताह के पहले तक ऐसा किया
ठीक है, 6 सप्ताह या 6 सप्ताह पहले आपने ओवरी को काट के निकाल दिया। ओवरी के अंदर आपकी कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम आपकी प्रोजेस्टेरॉन निकालती है। प्रोजेस्टेरॉन आपका एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन रखता है, एंडोमेट्रियम वॉल को झड़ने नहीं देता। एंडोमेट्रियम वॉल झड़ेगी नहीं तो नहीं बच्चा जो एम्ब्रायो होगा, एंडोमेट्रियम वॉल सटी रहेगी, गर्भाशय से सटी रहेगी, वो गिरेगी नहीं यदि गर्भपात नहीं होगा। आपने क्या किया, 6 सप्ताह पहले ओवरी काट को निकला दिया, ओवरी निकाल दिया, कार्पस ल्यूटियम निकाल, कार्पस ल्यूटियम निकाल दिया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकले, प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकले, गर्भ का आपका एंडोमेट्रियम वॉल झड़ने लगी, एंडोमेट्रियम वॉल झड़ेगी जिससे आपकी एंडोमेट्रियम वॉल जिससे जल रही होगी, यानी जो भ्रूण होगा, बच्चा होगा, वो भी आपका बाहर निकल जाएगा थ्रू वेजाइना। ध्यान रखना, जितनी भी चीजें ये सब निकलेंगी वेजाइना का थ्रू निकलेंगी। और इसके साथ साथ कहते हैं अगर आपने 6 सप्ताह के गर्भकाल के बाद ओवरी को काट निकाला, ओवरी को काट कर निकाला तो गर्भपात नहीं होगा, यानी बच्चा सेफ रहेगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस समय प्लेसेंटा प्रॉपर सही ढंग से, सही तरीके से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन निकालने लगती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगी, प्रोजेस्टेरॉन अगर मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो एम्ब्रायो भी मेंटेन रहेगा, बच्चे का कुछ भी नहीं होगा, मतलब बच्चा सेफ रहेगा। ठीक, ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। देख लो हार्मोन्स का कितना बड़ा इफेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप जो एचसीजी होती है, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, इसका मेजर भाग जानिए कि लगभग 2 सप्ताह जब आपका गर्भधारण हुआ, गर्भधारण के 2 वीक बाद एचसीजी आपके ढेर, मतलब एचसीजी की काफी मात्रा निकलने लगेगी। बाद एचसीजी की काफी मात्रा माता के, ये मात्रा है, ये माता है, माता के यूरिन यानी मूत्र से, बाहर निकलने लगती है, जिससे ही हम टेस्ट गर्भधान की जांच होती है, जिससे गर्भधान की जांच होती, गर्भधान यानी प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की जांच कैसे होती है, क्वेश्चन अगर पूछे तो एचसीजी, प्रेगनेंसी की जांच के लिए आपका एचसीजी जिम्मेदार होता है। अगर एचसीजी आपका 2 वीक के बाद ज़्यादा बनने लगता है, जो यूरिन माता के मूत्र या यूरिन से बाहर निकलेगी, यानी यूरिन आप टेस्ट करा लीजिए, यूरिन में अगर एचसीजी है यानी आप माता के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो वहाँ से बच्चे का चेकअप होता है कि बच्चा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं मानव के, मतलब एचपीएस हार्मोन के बारे में बात कर लें। अब आपके लिए दूसरा हार्मोन क्या था, एचसीजी के बारे में पढ़ना। एचपीएस नहीं, आपका ह्यूमन प्लेसेंटा सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, यहाँ पे क्या हुआ, एच फॉर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा
सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, मानव अवलीय सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इनका फंक्शन की बात करें, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स जो माता के शरीर में पहुंचकर हार्मोन्स को बढ़ाने लगते हैं, यानी अब ऐसा भी कहते हैं, और साथ साथ जिससे दूध ग्रंथियां प्रेरित होती हैं इसमें। और इस हार्मोन को पहले लैक्टोजन हार्मोन कहा जाता था, लैक्टोजन हार्मोन भी कहते थे, इसे आपको लैक्टोजन हार्मोन भी कहते थे। लैक्टोजन या प्लेसेंटा लैक्टोजन, यानी आपका आवली लैक्टोजन, आवली लैक्टोजन। अब देखो ये क्या करता है, जैसे माता के शरीर में पहुंचा, माता के शरीर में, बॉडी में पहुंचते ही हार्मोन्स की वृद्धि कर, ढेर सारे हार्मोन्स निकलवाने लगता है, ढेर सारे हार्मोन निकलवाने लगता है। अच्छा, हार्मोन्स निकलेंगे तो बॉडी में चेंजेस आएंगे जरूर, साथ में आपकी जो दुग्ध ग्रंथियां होंगी, दुग्ध ग्रंथियों को भी प्रेरित करेगा, दुग्ध 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 ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करेगा, यानी जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती हैं, मेमोरी ग्लैंड का भी विकास करेगा ताकि वो मिल्क का फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि बच्चे का जन्म होने के बाद उसे सबसे पहले क्या चाहिए, मदर का मिल्क। तो उसके लिए तो दूध ग्रंथि का पहले बनना तो जरूरी है, दूध ग्रंथि आपकी प्रॉपर बन तो जाए, उसके लिए आपका HPS प्लेसेंटा लैक्टोजन भी कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन था। अच्छा, भ्रूण के रोपण के बाद आपका जो कोशिकीय पिंड होता है 3 जनन स्तरों में विभाजित हो जाता है। कहते हैं भ्रूण के रोपण के बाद, भ्रूण के रोपण के बाद, ठीक है, जो आपकी इनर सेल मास थी, इनर सेल मास, भीतरी कोशिका पिंड, भीतरी कोशिका पिंड जो थी, ये आपकी 3 लेयर बनाती है शरीर बॉडी की, ठीक है, जो कि बॉडी की सभी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ठीक, दिमाग लगाओ, इंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। ठीक, अगर एक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, तो एक्टोडर्म में बाहर की लेयर होगी, बाहरी परत होगी, ये आपकी आंतरिक परत होगी, ये आपकी बीच की परत होगी, बच्ची बीच की परत। तो ये सबसे पहले इंडोडर्म बनता है, फिर एक्टोडर्म, बीच की परत सबसे अंत लास्ट में बनता है, लास्ट में बनता है, ध्यान रखना, कहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सा, तो इंडोडर्म, देन एक्टोडर्म, और लास्ट में आपका मेसोडर्म। आपके बुक में एक तालिका दी गई है, तालिका नंबर 3.1, आप देख लीजिएगा, आपको बता दे रहा हूँ, तालिका नंबर 3.1 अपनी बुक में, और पेज नंबर 103 पर देखिएगा, आपको तालिका दी हो जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बनने वाली लेयर को दिखाया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप याद कर ले तो अच्छा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी प्रवर्धन, ये भ्रूण जो बन रहा है उसमें आपका हेड, लीवर, ये सारी चीजें कब बन रही हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब कह रहा है मानव में अब विकास की बात करें, अब बच्चे का विकास की बात करें, जो आपका जो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है वो होता है 9th मंथ तक, ठीक है, 9 महीने का। अगर 1 महीने में, ठीक है, ठीक है, 1 महीने सॉरी 9th महीने तक होता है, इसमें हम कहते हैं 3 ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3, ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर नहीं, एक ट्राइमेस्टर में आपके 3 मंथ होंगे। कहीं कहीं ट्राइमेस्टर वर्ड यूज कर लिया जाता है, ठीक है, एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ, तो 9 मंथ में कितना है 3 ट्राइमेस्टर, कहीं कहीं वर्ड इसका यूज होता है। हम बात करते हैं बच्चे के विकास में, तो आपके जो बच्चा होता है, ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ में, पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में सबसे पहले इसका हार्ट का निर्माण होता है, आपका हृदय का फॉर्मेशन होता है, हार्ट, हृदय बनता है फर्स्ट मंथ में, ठीक है। 1 महीने सॉरी जब हार्ट का फॉर्मेशन हो गया तो अब भ्रूण आगे विकास होता रहता है, तो जो हार्ट बन गया, हार्ट की धड़कन सुनाई देगी, जो कि स्टेथोस्कोप से सुनाता है। तो हार्ट का जो धड़कन होता है, हृदय की हार्ट का धड़कन भ्रूण, आप जो भ्रूण बनने वाला भ्रूण है, भ्रूण के विकास का संकेत देता है, यानी भ्रूण का विकास चल रहा है। आपका पहले महीने में अगर हार्ट आ गया, तो हार्ट जब बन गया तो हार्ट आपका बनने के बाद पंप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो हार्ट पंप करने स्टार्ट करती है, धड़कन सुनाई देगी, यानी भ्रूण का विकास हो रहा है। वहीं बात आते हैं, ये प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी होने वाली गर्भ धारण करने के बाद, ये सब गर्भ धारण करने के बाद ही, और गर्भ धारण पहले, अच्छा गर्भ धारण करने के पहले तुम सब सीखने लगेगी, लेकिन गर्भ धारण नहीं हुआ, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पहले, क्या मजाक करते हो यार। तो ये सब क्या होगी, कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपकी बुक में लिखी गई है। गर्भ धारण करने के बाद, ये बताओ गर्भ धारण करने के पहले बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, ये कहाँ की रीति रिवाज है। तो ये कब होगा, प्रेगनेंसी के बाद, यानी सगर्भता के बाद। अब कहते हैं जब सेकेंड मंथ होती है, सेकेंड मंथ, ठीक है, सेकेंड मंथ में भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां बन जाती हैं, पैर, पाद यानी हाथ पैर, ठीक है, एवं अंगुलियां बन जाती हैं, ठीक, ये कब हुआ, सेकेंड मंथ में। वही कहते हैं 12 सप्ताह तथा पहली त्रिमाही। आपको मैंने ट्राइमेस्टर इसीलिए बताया था, और 1 मंथ में आपके कितने सप्ताह होते हैं, 4, ध्यान रखना, 1 मंथ में 4 सप्ताह ही गिना जाता है, 1 मंथ 4 वीक। तो अब थर्ड आगे बात करते हैं, आपका 12th वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या तिमाही, ठीक, जो भी बात करो, ठीक है। अब सोचो, एक ट्राइमेस्टर में 3 का महीना होता है, अगर 1 महीने में 4 वीक, 3 महीने में 12 वीक, कॉमन सेंस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तो फर्स्ट तिमाही के अंत तक आपके प्रमुख आपके प्रमुख अंग तंत्रों का विकास हो जाता है, यानी बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें,
पाद एवं बायजननांग, पाद एवं बायजननांग, जननांग आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले हैं, यानी एक्सटर्नल जेनाइटलिया, बायजननांग मतलब पेनिस इन ह्यूमन, वेजाना इन फीमेल, ठीक है, ये आपके बायजननांग जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आगे हम चलते हैं 5वें 5th मंथ तक। अब 5th मंथ की बात करें, 5th मंथ, अच्छा 5th मंथ में क्या होता है? 5th मंथ में आपका जो बेबी का होता है, जो भ्रूण होता है, गर्भ का होता है, गर्भ में भ्रूण, देखो गर्भाशय में भ्रूण, एक्चुअली में जो भ्रूण होता है उसको गर्भ भी कहने लगते हैं। तो गर्भ का पहला गति होता है, यानी जो बच्चा होता है वो अब घूमने लगता है पेट में, गर्भाशय में। तो इसमें कहते हैं गर्भ की पहली गतिशील देखी जाती है, पहली गतिशील स्टार्ट होती है, शुरू होती है, पहली गतिशील, अब वो गतिशील करना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ एवं सिर पर बाल दिखने लगते हैं, सिर पर बाल दिखने लगते हैं। आगे चलते हैं 24th वीक। अब कहें 24 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक था, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा, ट्राइमेस्टर सेकेंड तिमाही, जब का सेकेंड तिमाही होगा, इसमें कहते हैं कि अब आपके पूरे शरीर पर बाल दिखने लगेगा, इसमें पूरे शरीर पर बाल दिखने लगेगा, शरीर पर रोम, बाल की जगह आप रोम भी यूज कर सकते, रोम निकल आते हैं। रोम कब कहा जाता है? जब देखो आपके हल्का हल्का ब्राउन कलर का, रेसिड कलर का आपका जो बाल दिखाई दे, बाल अभी अच्छे तरीके से ना हुआ तो उसे रोम कहते हैं। जब रोम मोटा हो जाता है, आपको साफ साफ दिखाई लगता है, उसे बाल कहते हैं, ठीक है। तो 24 वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर में शरीर पर रोम दिखाई लगते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं यह आपकी 24th वीक यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही जो पलकें थी, जो पलकें, आंखों की पलकें जुड़ी थी, अलग होने लगती हैं, अलग हो जाती हैं, सबसे अच्छा है, अलग होने लगती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पलकों पर बाल दिखने लगते हैं, बाल आ जाते हैं। इसके साथ साथ बरौनियां भी बन जाती हैं, बन जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका 5th मंथ बताया गया है, यानी 5वें माह में जो बच्चे का गतिशील होना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बच्चा पहला मूवमेंट कब करता है, गतिशील कब होता है, वो 5th मंथ में, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। और कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरी तिमाही तक, तो आपका ये दूसरी तिमाही, तो दूसरी तिमाही के अंत तक सभी महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। बट जो बच्चे का शरीर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, परंतु बच्चे का शरीर छोटा होता है, यानी अब बच्चा का शरीर का विकास धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यानी बचे हुए 6 to 9th मंथ में बचे हुए, यानी अब क्या बचा, 6वें से 9वें माह तक
सिर्फ बच्चे की वृद्धि होगी, यानी बच्चा अब आकार में बढ़ेगा। अब कहते हैं जब वृद्ध हो गया तो जब बच्चा जो होता है वो यौन के थ्रू बच्चे का सिर पहले यौन से बाहर निकलता है। तो ये टोटल आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इस लेक्चर में हमने क्या बात किया, आपका भ्रूण का विकास, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, बनने वाली आपकी 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन। लेकिन आपको एक साथ इसी साथ साथ और एक बात बता दूं कि जो मेरे नोट्स हैं, मैं इन नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आपका उसको लिंक दे दूंगा। आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं, या आप उससे ढेर सारी आपको मदद मिलेगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।